हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रूलिंग द कंट्री साइड। So without wasting time, let's get started. The company became the Diwan on the 12 August 1765. The Mughal Empire appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Sewell's tent कि 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ, मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल, दीवान के बंगाल के रूप में। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबिन क्लिंस टेंट, और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली टुक जो प्लेस लिया जगह किसने ली, रॉबिन क्लिंस ने, विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस। इसके अंदर क्या थे, कुछ इंग्लिश मैन और कुछ इंडियन क्या थे, एज ए गवाह थे। बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट इज शोन इज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रांड सेटिंग। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, बट देखिए यहाँ से देखिए, बट इन द पेंटिंग अबाउट, लेकिन इसके पीछे क्या होता, द इवेंट इज शो एज अ मैजेस्टिक ओकेजन। इवेंट क्या शो कर रहा था, एक मैजेस्टिक, एक अद्भुत सा ओकेजन था जो टेकिंग प्लेस कर रहा था इन ग्रांड सेटिंग, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेटिंग के साथ सेट हुआ था। द पेंटर वाज कमेंस्ड बाय द सिविल एंड टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लिंस लाइफ। और ये क्या था, ये क्लिंस की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, मेमोरेबल मोमेंट था। द ग्रांट ऑफ दीवान क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, क्योंकि द ग्रांट ऑफ दीवान, जो दीवान की पोजीशन थी वो क्या थी उनकी, वो उनकी सबसे बड़ी इमेजिनेशन थी और वो ऐसा ही चाहते थे। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इज कंट्रोल, क्योंकि जो दीवान होता है उसके अंदर में क्या होता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है किसका, फाइनेंस का, ठीक है, टेरिटरी से लेके, लेन देन से लेके। सो नाउ इट हैड टू थिंक टू एडमिनिस्ट्रेटिव इन द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्स। तो उन्होंने सोच लिया है कि अब क्या होगा, जो भी लैंड है या जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज है वो उनके हो जाएंगे। दिस हैड टू बी डाउन इन द वे, और ये क्या था, ये एक तरीका था डन करने का, काम को पूरा करने का, that could yield enough revenue to meet the growing expense, कि जो इस could be yield enough, ये सब पर्याप्त था किसके लिए, रेवेन्यू को, तो meet the growing expenses, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए, ऑफ द कंपनी के लिए। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट, कोई भी ट्रेडिंग कंपनी होती है वो इंश्योर करती है दैट की इट कुड बाई द प्रोडक्ट इट्स नीड एंड सेल व्हाट इट वांट, कि ये क्या, ये डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोडक्ट खरीदने और क्या बेचना है, और ये हर वो चीज़ बेच सकती है जो कि ये खुद चाहती है। ओवर द ईयर्स, सालों में क्या हुआ, द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट, कंपनी ने भी ये सीख लिया कि इट हैड टू मूव विथ सम कैसन, कि कुछ जो मूव हैं, कुछ चालें हैं, वो क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही सावधानी से चलनी पड़ेंगी। बीइंग एन एलियन पावर, इस पावर के लिए इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इज द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड, कि उन लोगों को अपने साथ मिलाया जाए जो पहले से कंट्री में रूल करते थे। एंड इन्जॉय एट्रीब्यूट टू द प्रेस्टीज, और जो कि क्या करते हैं, जो इन्जॉय करते हैं, जिनको अच्छा लगता है किसका, अपनी इमेज के साथ प्रेस्टीज करना, और हम सबको ही पसंद होता है अपनी इमेज को बिल्डअप करना ना। सो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, सो वो लोग जिनके पास लोकल पावर है, लोकल सपोर्ट है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, है ना, उनका सपोर्ट है, हैड टू बी कंट्रोल, बट उनको कंट्रोल में किया जाए, बट दे कुड नॉट बी एंट्री एलिमिनेट, लेकिन उनको एंटायर एलिमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, उनकी पावर का यूज़ करेंगे, लेकिन उनको सत्ता नहीं दी जाएगी। Who was this to be done, और ये कैसे होगा, कैसे किया जाए। इन दिस चैप्टर वी विल सी, हम इस पार्ट में देखेंगे हाउ टू कंपनी केम टू द कॉलोनीज द कंट्री साइड, की जो कंपनी थी उसने किस तरह से कंट्री साइड को कॉलोनीज किया, अपने काम के लिए यूज किया, राइट। एंड द ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स, ऑर्गेनाइज किया किसको, रेवेन्यू रिसोर्स को,
रेडिफाइन द राइट ऑफ पीपुल, और रेडिफाइन किया किसका, राइट्स ऑफ पीपुल, पीपुल के अधिकारों का। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांट, और प्रोड्यूस की उस क्रॉप को जो कि ये चाहते थे। रिवेन्यू ऑफ द कंपनी हैड बिकम द दीवान, जो कंपनी का रेवेन्यू था वो किस तरह से काम करता था इसके लिए देखेंगे। तो द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी अब क्या थी, दीवान थी। बट इट स्टिल सा इट्स प्राइमरी एज अ ट्रेडर, लेकिन अभी भी वो खुद को कैसे देख रही थी, एज अ ट्रेडर, एक व्यापारी की तरह देख रही थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, बट ये एक लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहते थे, बट वॉज अनविलिंग, लेकिन ये भी चाहते थे टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, कि कोई भी रेगुलर सिस्टम हो, टू असाइन असेसमेंट एंड कलेक्शन, असेसमेंट और कलेक्शन के लिए। द एफर्ट्स वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच, और ये एफर्ट्स करते थे किसके लिए, इंक्रीज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। एज मच एज इट कुड, इतना कि जितना कि ये कर सकते हैं। एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, और क्या चाहते थे, खरीदना चाहते थे अच्छी कॉटन को और सिल्क क्लॉथ्स को। एज चीपली एज पॉसिबल, उतना सस्ता जितना कि हो सके। तो एक बार इस पैराग्राफ को हम वापस से देखते हैं स्टार्टिंग से, कि द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी क्या हो गई थी, दीवान बन गई थी। बट इटसेल्फ, वो अपने आप को क्या देखती थी, अभी भी प्राइमरी ट्रेडर्स की तरह देखती थी। ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू इनकम हो वो बहुत ज़्यादा हो, और उसको सेट करने के लिए रेगुलर सिस्टम को असिस्ट करते रहते थे और कलेक्शन लेते रहते थे। द एफर्ट्स वाज इंक्रीज, एफर्ट्स भी इंक्रीज करते थे किसके लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। एज मच एज, जितना कि ये कर सकते हैं। और ये चाहते थे, दे वांट टू बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ, वो चाहते थे कि अच्छे से अच्छा कॉटन और सिल्क क्लोथ मिले। एज द चीप एज पॉसिबल, जितना सस्ता हो उतना, जितना भी सस्ता ले सकते उतना। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड ब्रॉट बाय द कंपनी इज बंगाल डबल्ड, और 5 सालों में ही जो गुड्स खरीदा जाता था उसकी वैल्यू क्या हो गई, कंपनी से डबल हो गई। मतलब जो बेचते थे वो ज़्यादा महंगा बेचते थे और ख़रीदते थे वो सस्ता बेचते थे। बिफोर 1865, 1865 से पहले, द कंपनी हैज़ परचेज गुड्स इन इंडिया, कंपनी क्या करती थी, इंडिया से गुड्स सामान को परचेज करती थी। बाई इम्पोर्टिंग गोल्ड्स, और इम्पोर्ट करती थी गोल्ड्स को एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। नाउ द रेवेन्यू कलेक्ट इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट, तो उसने बोला कि आप लोग जो खरीदेंगे उस पर भी क्या होगा, आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, उस पर आपको कर देना पड़ेगा। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, और जल्दी ही सबको ये समझ में आ गया कि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो क्राइसिस में है, डीप क्राइसिस, बहुत ही गहरे संकट में है। Artisans were distressed village since they were being forced to sell their goods, और लोगों को क्या करता था, डिसाइडिंग विलेज, जो गांव के लोग होते थे उनको बिंग फोर्स किया जाता था कि सेलिंग देयर गुड्स टू कंपनी एट द लो प्राइस, कि कंपनी को अपना सामान सस्ता बेचा जाए। पेशेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, और जो लोग थे वो असमर्थ थे अपने ड्यूज को पे करने के लिए। दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो कि उनसे तरह मांगा जा रहा था। यानी इस कंपनी जो ड्यूज मांग रही थी, जो कर मांग रही थी, उसको देने में लोग असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि वो अपना सामान बहुत ही सस्ता बेचते थे और साथ में उनको कर भी देना पड़ता था। अस्टियन प्रोड्यूस वाज बी डिक्लाइन, और वो जो भी सामान प्रोड्यूस करते थे उसको डिक्लाइन किया जाता था। एग्रीकल्चर कैल्टिविटीज सो सिग्न ऑफ क्लैप्स, और बताया जाता था कि भाई जो एग्रीकल्चर, जो उनकी खेती के तरीके थे, है ना, जो वो इकोनॉमिकली अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए खेती करते थे, अपने यूजेस के लिए करते थे, तो उनको क्लॉप्स कर दिया, नहीं आप ये नहीं उगाएंगे, नहीं आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए। देन इन 1770, और तब 1770 में अ टेरिबल फेमिनाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, और क्या हुआ, भूखमरी से वहाँ पे 10 मिलियन पीपल बंगाल में मर गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेप्ड आउट, यानी कि पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा इसी तरह से ख़त्म हो गया। दिस इज़ द सीनेरियो, वहाँ का कुछ पिक्चर्स जो आप देख सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन keep study, take care of yourself and stay healthy, stay safe.